खैर, तो जरा सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं मनी एंड बैंकिंग की, जहां लास्ट टाइम कुछ शुरुआत कर दी थी, एक बार फिर वो पुरानी बातों को रिपीट करते हुए चीजों को आगे कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ कंटेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी और एक आसान सा चैप्टर, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल कंटेंट इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जहां सबसे पहले हमने कहा था मनी का कुछ मीनिंग, जो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ लिया था कि मनी ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, कागज का कोई टुकड़ा, मेटल का कोई कॉइन, जिसको इस्तेमाल करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी मदद से हम चीजों की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम वेल्थ को स्टोर करने के लिए, या जो कि डेफर्ड पेमेंट का एक जरिया बन सकता है, मींस बन सकता है, जरिया बन सकता है। यानी पहले जहां बार्टर सिस्टम के अंदर कोई भी हम उधार की ट्रांजैक्शन या ईएमआई की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, मुश्किल पड़ता था, तो मनी के आ जाने से सारी प्रॉब्लम जो की थी वो रिजॉल्व हो चुकी थी। इसके अलावा मनी के अंदर क्या क्या चीजें आती जाती हैं, तो कॉइन आ जाती हैं, करेंसी नोट्स आ जाते हैं, इवन चेक्स जैसी बातें भी मनी की कैटेगरी में फॉल कर सकती हैं। देन इसके बाद में एक डेफिनेशन हमने कवर की थी मनी सप्लाई की, जिसका मतलब था कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा मौजूद होगा उसे कहते हैं मनी सप्लाई, जिसकी मेजरमेंट कौन करता है, तो ऑब्वियसली आरबीआई, सेंट्रल बैंक हमारी इंडिया का, तो वो मेजर करता है। किस लिए मेजर करता है, तो जिससे कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जिससे अल्टीमेटली चीजों के दाम तय होते हैं, तो वो पता लग सके। कभी भी अगर इकोनॉमी में एक्सेसिवली मनी सप्लाई जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी एक्सेस हो जाएगी, और अगर परचेजिंग पावर एक्सेस होगी तो मार्केट में शायद जरूरत से ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, जिससे कि चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिससे कुछ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ सकती है। तो इस मनी सप्लाई के लेवल पर कीप ऑन ट्रैक रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जरा आराम से, मनी सप्लाई का मतलब क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो होल्ड करती है पब्लिक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसे पुकार देते हैं मनी सप्लाई। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि मनी सप्लाई के कुछ एक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ M1, M2, M3, M4, जिसमें से M2, M3, M4 हमारे सिलेबस के अंदर नहीं थे। M1 ही सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में था, जिसके अंदर बेसिकली 3 चीजें थी। हमारी जो जेब के अंदर कैश की फॉर्म में पैसा रखा हुआ है, या जितना भी हमने बैंक के अंदर पैसा रखाया हुआ है, या आरबीआई के पास में कुछ एक डिपॉजिट्स। हाँ भैया आ जाओ, बस इधर शांत हो जाए। तो खैर जो M2, M3, M4 थे वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ M1 जो कंपोनेंट है वो ही हमारे सिलेबस के अंदर है। और जिसके अंदर क्या, हमारे जो पास कैश की फॉर्म में पैसा होता है, जो भी कॉइन और करेंसी हम कैश की फॉर्म में अपने पॉकेट्स में रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, तो वो आपका M1 के अंदर कवर होता है। साथ ही साथ जो भी हम बैंक के अंदर पैसा रखते हैं, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट पुकारते हैं, क्यों, क्योंकि उसको हम जब डिमांड करेंगे उस पैसे को हम तब विड्रॉल कर सकते हैं, तो उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो M1 के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, करेंसी एंड कॉइन विद अ पब्लिक जो कैश की फॉर्म में है, डिमांड डिपॉजिट्स विद अ कमर्शियल बैंक जो भी हम बैंक के अंदर पैसा रखते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी आता है। ये अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब क्या होता है, तो ये आपको इसी मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अगले आने वाले हिस्से के अंदर कुछ क्लियर हो जाएगा, जहां हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ कुछ पैसा आरबीआई के पास रखाना पड़ता है, तो जो पैसा हम रिजर्व की फॉर्म में वो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखाते हैं, तो उसी को ही आरबीआई के पास रखे हुए डिपॉजिट, जिसको M1 के अंदर हम काउंट करते हैं। और रखाया क्यों जाता है पैसा, क्या कारण है उन बातों का, तो वो सब कुछ आगे आने वाले हिस्से के अंदर हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद में मेनली इस चैप्टर के अंदर अगर बात करूं तो देखिए मनी एंड बैंकिंग के अंदर मनी काफी ज्यादा एक छोटा सा कंपोनेंट था, जिसके बारे में आपसे पहले हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी, और वो काफी ज्यादा छोटा सा और गैर जरूरी टॉपिक है, जिससे सिर्फ और सिर्फ मेनली एग्जाम में एमसीक्यूज ही आते हैं। अगर मेन कंटेंट की बात करें तो वो है इस चैप्टर के अंदर बैंकिंग। जिस बैंकिंग चैप्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मेनली एक ही चीज के बारे में पढ़ते रहते हैं, और वो क्या, वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब हर एक इकोनॉमी के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई एक बैंक तय कर दिया जाता है, जिसका काम जो कि है वो बैंकिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना नहीं है, बल्कि बैंक्स को सुपरवाइज करना है, बैंक्स के ऊपर कंट्रोल रखना है कि कहीं मार्केट में जितने भी बैंक हैं, जैसे कि इंडिया के केस में बात करें तो पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक, कि कहीं वो कुछ गलत काम ना करें, इन्वेस्टर्स का पैसा लेके क्या चंपत ना हो जाएं। तो कुल मिला के उन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक ना एक सेंट्रल बैंक बनाया जाता है। हर एक कंट्री ने अपने अपने सेंट्रल बैंक का नाम अपना अपना रखा हुआ है। हमारी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक का नाम है वो क्या, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या सभी कंट्रीज के अंदर आरबीआई ही नाम है सेंट्रल बैंक का, तो जवाब है ना, सभी कंट्रीज ने अपने अलग अलग सेंट्रल बैंक का अलग अलग नाम रखा हुआ है।
हर एक कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक होता एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इवन एक तरीके से एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, एपेक्स बॉडी इन अ फाइनेंशियल सेक्टर पुकारा जाता है, क्योंकि ये सभी बैंक्स के ऊपर रहता है, जिसका काम क्या है, जो रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, यानी ऑर्डर देता है एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। जैसे एक जमाने पहले अगर बात करें तो इवन बैंकिंग सेक्टर को तो रेगुलेट करता ही था आरबीआई, इवन एंटायर शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम भी, क्योंकि शेयर मार्केट के भी अंदर भी जो लेन देन होती है वो पैसे की ही होती है, तो उसको भी एक तरीके से कह सकते हैं हम कि शेयर मार्केट का भी पैसे से लेना देना, तो आरबीआई उसको भी रेगुलेट किया करता था। लेकिन अब तो नहीं, अब तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक दूसरा इंस्टीट्यूशन, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा चुका है, जिसका नाम है क्या, किसी को तो शायद पता होगा। तो आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग यानी सभी बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए तो आरबीआई बना है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन बना है? पहले के जमाने में तो बेसिकली बात करें तो आरबीआई ही रेगुलेट करता था सभी बैंकिंग इंडस्ट्री को भी, यानी सभी बैंक्स को भी और शेयर मार्केट को भी। लेकिन अब तो शेयर मार्केट को रेगुलेट नहीं करता आरबीआई, उसको तो रेगुलेट करने के लिए बना है कोई और, हाँ सेबी। तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, तो अब तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बना दिया गया है सेबी। हालांकि ये अब मतलब अभी नहीं बना, ये बहुत पहले बन चुका है 1992 में, तो बेसिकली बना है बहुत पहले, लेकिन ठीक है एक जमाने पहले यानी 1991 से पहले तो मेनली जो शेयर मार्केट थी उसको भी रेगुलेट करने का काम कौन किया करता था? आरबीआई। एक तरीके से ये है रेगुलेटर ही। तो इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका एक्ट कब पास हुआ? 1934 में। और ये फाइनली एस्टेब्लिश कब हुआ? 1935 में। तो एक्ट कब पास हुआ? एक्ट मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है वो आमतौर पे किसी कानून के तहत बनता है, तो कानून था 1934, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर जब से इसने अपना काम करना शुरू किया तो वो है आपका 1935। कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि आरबीआई एस्टेब्लिश किस साल में हुआ, तो उसके लिए आप 1934 नहीं लगाओगे, उसके लिए आपको 1935 ही लगाना होता है। मेनली आमतौर पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है हमें? कुछ नहीं, छोटी सी आसान सी बात कि आरबीआई के काम क्या क्या हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई काम क्या क्या करता है। तो मेनली अगर बात करें कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई है। आपने अगर इसके फंक्शंस कर लिए ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, मगर फंक्शन में ही रायता मचाया हुआ है पूरा का पूरा, क्या ही दिक्कत है। मेनली अगर बात करूं तो कितने फंक्शन हैं? तो जी 4 फंक्शन हैं आपके, 4 फंक्शन, जिसमें से सबसे पहला और मेन फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी, करेंसी अथॉरिटी मतलब नोट प्रिंट करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सोलली सिर्फ आरबीआई के पास ही है। क्या हमारी कंट्री के अंदर आरबीआई को छोड़कर क्या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी ये पावर दी हुई है कि ठीक है जी आप भी नोट प्रिंट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है? तो नहीं दी हुई है। तो आरबीआई के पास ये पावर है, तो इसी पावर के बारे में कुछ पढ़ना है हमें। इसके अलावा सभी बैंक्स को सुपरवाइज करने का काम भी कौन करता है? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक सभी बैंकों का बैंक, सभी बैंक्स के ऊपर एक एपेक्स बैंक, तो ये आरबीआई ही तो है। तो बैंक्स को रेगुलेट कैसे करता है, बैंक्स की किन किन मुद्दों में मदद करता है, तो ये करके कुछ एक फंक्शन बनता है आपको जो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ एक गवर्नमेंट्स बैंक, इस सरकार की भी मदद करता है ये आरबीआई काफी सारे गहन मुद्दों पर। क्या क्या मदद करता है वो सब कुछ पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो 3 फंक्शन है ये तो पढ़ते हो आप साथ में, जो 3 आपको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं। इसके अंदर का कंटेंट भी अभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, तो ये आपको पढ़ने होते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है बिल्कुल सीधा सीधा, और मान के चलिए कि एग्जाम में इनमें से कोई भी एक फंक्शन आना लगभग कंफर्म होता है। क्या कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ आरबीआई के फंक्शन बताओ, और बस आप ये 2-3 हेडिंग डाल के उसमें छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया? तो नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सीधा सीधा आपसे फंक्शन ही एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं कि एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बैंक्स फंक्शन ऑफ आरबीआई। सिर्फ ये फंक्शन पूछा जाएगा। अब उसमें आपने ये याद किया हुआ होगा, ये याद किया हुआ होगा, तो वो कूड़े बराबर नहीं, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुद्दे की बात इन 3 फंक्शंस के ऊपर बराबर का वक्त लगाकर तीनों को ही याद करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप फंक्शंस बता दो सारे के सारे, ऐसे आएगा ही नहीं, कभी भी कभी नहीं आता है ऐसे। हमेशा कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन आपका आ जाता है कि एक्सप्लेन द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ आरबीआई, एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ द आरबीआई, और सीधा आता है 3 से 4 नंबर का। तो 3 से 4 नंबर में मिनिमम टू मिनिमम कुछ 5-6 लाइन तो लिखनी पड़ेंगी आपको अच्छे अच्छे शब्दों में। उसमें भी अगर अपने बचकाने शब्दों में लिख दिया कि हाँ वी नो दैट आरबीआई कैन प्रिंट
करेंसी इन आवर इकोनॉमी, या उसमें भी इन आवर इकोनॉमी वर्ड भी कहाँ यूज करते हैं हम इतना ज्यादा, इन आवर कंट्री, देश। ठीक है, तो इस तरह की अगर बचकानी लैंग्वेजेस लिखेंगे तो पता लग जाता है टीचर को कि अब जैसे ये कि हाँ गवर्नमेंट बैंक, कि वी नो दैट आरबीआई विल हेल्प गवर्नमेंट इन मैनी, वेरियस भी नहीं बोलते हैं आमतौर पे, मैनी बोलते हैं, मैनी, इन मैनी फाइनेंशियल मैटर, गवर्नमेंट टेक, ये टेक शब्द इतना ज्यादा दिखता है बच्चों की कॉपी के अंदर, जबकि कहाँ मतलब बहुत कम लिखा रहता है बुक्स के अंदर, तो लिखते हैं बच्चे मगर कि गवर्नमेंट विल टेक हेल्प या वे तो कुल मिला के याद करना है, मुद्दे की बात ये कि याद करना है, अदरवाइज यही इमेच्योर से लैंग्वेज जो मिनट की देरी नहीं लगती एक टीचर को आइडेंटिफाई करने में, उन्हें पता लग जाता है। अच्छा तुम्हारा बज रहा है खैर, देन इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर एक सबसे आखिरी फंक्शन आएगा मनी कंट्रोलर, कि एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई के लेवल को कंट्रोल करने का काम भी करता है आरबीआई, जो अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर आप बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत सारी बातें ठीक ठाक सी बातें हैं, कुछ बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कुछ सीआरआर, कुछ एसएलआर, बहुत सारी बातें हैं। है आसान सा टॉपिक लेकिन ठीक ठाक वक्त लगाना पड़ता है इसके ऊपर, तो फिलहाल आज की सेशन में तो नहीं कवर करने वाले इसको, फिलहाल के लिए तो सिर्फ इन तीनों की बात देखने वाले हैं हम लोग। वो तो अपने आप में वक्त डिजर्व करता है, उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि सिंगल इन्वेस्टमेंट डबल रिटर्न, कि आप यहां टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बेसिकली ये आगे आने वाले एक आगे के चैप्टर है, एक एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर, तो उसके अंदर ये सेम टू सेम उठ के आता है। अब एग्जाम में बेसिकली या तो मनी एंड बैंकिंग से यहां से ये पूछ लिया जाता है या वहां एग्रीगेट डिमांड में से पूछ लिया जाता है, और बिल्कुल टॉपिक सेम टू सेम ही है आपका, लिटिल बिट कुछ 2-3% के अंतर के साथ में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। तो अब बेसिकली क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, आसान सा काम, इन सभी फंक्शन को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला करेंसी अथॉरिटी, तो करेंसी अथॉरिटी मतलब कंट्री के अंदर नोट प्रिंट करने की अथॉरिटी, जिसको हम दूसरे शब्दों के अंदर कुछ बैंक ऑफ इश्यू भी कहते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर क्या ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास में ये हक है, ये राइट है कि वो करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, नोट प्रिंट कर सकते हैं? तो जवाब है ना। और इस चीज का कारण भी क्या है, क्या सरकार कर नहीं सकती कि हाँ अपनी कुछ एक और अदर मिनिस्ट्रीज को भी हक दे दे, बैंक्स को भी हक दे दे, सबके यहाँ पर एक एक मशीन रखवा दे कि देख लेना जब जरूरत लगे तो नोट वोट प्रिंट कर लेना, ठीक है, सबके घरों में भी रखवा दें। खैर चलो घरों में तो ना रखवाए, मगर हाँ बैंक तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो बैंक में भी रखवा दे कि जब जब बोलेंगे ना हम कि हाँ मतलब ये 500 के और 100 के नोटों की इतनी ऐसी गड्डियां निकाल दो, तो कर देना प्रिंट, दे देना पब्लिक को फ्री में, थोड़ी ना, मतलब कर देना प्रिंट। लेकिन फिर भी ऐसा किया नहीं हुआ। क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि वही कि भाई दिक्कतें आ सकती हैं। आप जब कोई एक बड़ी जिम्मेदारी होते हो, अगर आप किसी एक को देते हो तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आंसरेबिलिटी फिक्स करना आसान रहता है। आप उसे जिम्मेदारी को 10 जगह बांट दोगे और फिर बाद में अगर कुछ भी गलती होगी, वो लोग तो एक दूसरे के बीच में ब्लेम गेम खेलेंगे, फिर मेरी नहीं इसकी गलती है इन्होंने किया था, ये ऐसे जाली नोट निकल आए। अगर बाई चांस सभी बैंक्स को ये अथॉरिटी दे दी गई तो सबके सब ब्लेम गेम खेलेंगे कि अरे नहीं हमारे यहाँ से नहीं आए हैं, ये इन लोगों ने किया था तो बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी एक कारण है जिसकी वजह से एक सोल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को ही दी हुई है। कभी भी अगर जाली करेंसी आती है, कोई भी नकली नोट निकल के आते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, बस उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई आप ही की गलती है, आपने नकेल क्यों नहीं कसी, ये लोग इतना ज्यादा खुले में कैसे घूम रहे हैं, नकली करेंसी आखिर आ क्यों रही है। अगर बहुत सारे लोगों को इन चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाए तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी फिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या वो है ये कि क्या हमारी कंट्री के अंदर जितने भी नोट्स हैं, क्या सभी के सभी नोट्स जो कि हैं वो इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा? तो यस बिल्कुल, यानी जितने भी क्या नोट कितने के होते हैं तुम्हारे, वो कुछ क्या 5 रुपए के होते हैं, 10 रुपए के होते हैं, और 20 रुपए के भी होते ही हैं, 50 के होते हैं, 100 के होते हैं, 500 के होते हैं, एक जमाने पहले 2000 के भी हुआ करते थे, 1000 के भी हुआ करते थे, अब तो नहीं होते हैं। खैर इसके अलावा क्या 2 रुपए का भी नोट होता है क्या? हाँ होता तो है ही, 1 का भी तो होता है, बिल्कुल सही बात है, 1 का भी तो होता है। हाँ 200 कैसे रह गया, सही बात है, 200 कहाँ चला गया, 200 का भी तो 54 58 आज की बात करनी है हमें, तो 1 का भी होता तो है। हालांकि
सारे के सारे नोट इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़ के 1 रुपए का छोड़ दिया। और क्या कुछ और भी छोड़ दिया? तो हाँ, कुछ और भी छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? कि जितने भी कॉइन्स हैं, सिक्के, तो वो भी जो कि है वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो भी आरबीआई इशू नहीं करता। तो अगर आरबीआई इशू नहीं करता तो फिर कोई और करता होगा। तो वो कौन करता है? तो कॉइन्स एंड ₹1 नोट, तो वो बेसिकली कौन इशू करती है? तो वो करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के तो अंडर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री होती है ना अलग अलग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सरकार अपने सभी काम मिनिस्ट्रीज की मदद से ही कराती हैं। और उन्हीं मिनिस्ट्री के हेड को ही तो कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर तो समझते हैं ना, मतलब ठीक ठाक पावरफुल इंसान है या बस ऐसे ही है? खैर, होगा नहीं, मान के चलें कि एक प्राइम मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। ओ माय गॉड, तो इतने हाई लेवल की बात है। जितनी लगभग बराबर पावर प्राइम मिनिस्टर की होती है, उतनी ही लगभग बराबर पावर कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। इवन कोई भी फैसला जो कंट्री के अंदर लिया जाता है, चेहरा तो प्राइम मिनिस्टर का दिखाया जाता है, लेकिन सोच अकेले प्राइम मिनिस्टर की कभी हो ही नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर को हमेशा इन कंसल्टेशन विद ऑल कैबिनेट मिनिस्टर ही एक फैसला लेना पड़ता है जो सेंट्रल लेवल पे उन्हें लागू करना हो। ऐसे वो डिक्टेटरशिप थोड़ी ना चल रही है कि हाँ मोदी जी हैं, मोदी जी करेंगे जो मर्जी उन्हें करना है, ऐसे थोड़ी ना चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ कुछ सरकारें ऐसी होती हैं उसमें मतलब चेहरा सिर्फ एक ही प्रेजेंट किया जाता है, और कुछ कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि मल्टीपल चेहरे प्रेजेंट कर देती हैं। बट हाँ, रियलिटी यही है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की कि वहां पर तो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनमें से एक को वो इलेक्ट कर देते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। खैर, आ जाते हैं इधर। तो जो सरकार के बिहाफ पर अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं, तो उनमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितने भी सिक्के हैं वो इशू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितना भी 1 रुपए का नोट है वो इशू करती है, और नहीं निकालना तो बंद ही कर दिया। कितने ही दिख रहे हैं 1 रुपए के नोट? नहीं दिखते ना। अरे खैर, तो देखो ये वाली बात जो की है वो एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से रिलेवेंट है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली बात याद रखिएगा। जो मेन कंटेंट है वो तो छोटा सा ही है कि सेंट्रल बैंक एंजॉय करता है सोल अथॉरिटी मतलब उसी के पास में अथॉरिटी है कि वो करेंसी इशू कर सकता है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑल पेपर करेंसी का मतलब सभी नोट आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? 1 रुपए के नोट को छोड़कर और कॉइन को छोड़कर। कौन इशू करता है 1 रुपए का नोट और कॉइन? तो विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट। और आमतौर पर इसी ही, भाई जैसा कि मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में जब कहीं भी अगर ये क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इश्यू, ये फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, तो कुछ 3 से 4 नंबर में, 4 से 5 नंबर में, तो ये क्या बस इत्तू सी ये 1-2 लाइन लिख के मिल जाएंगे कुछ 3-4 नंबर? तो आपको थोड़ा कुछ और भी लिख देना पड़ता है। और वो क्या लिखेंगे? वो आप यही लिख सकते हैं कि भाई ये जो हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी दी हुई है, तो ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन को नोट प्रिंट करने की अथॉरिटी दे रखी है, तो इससे फायदे क्या हैं? फायदे क्या? नकली नोट आने के कम चांस हैं, आएंगे तो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और लोगों का जो एक करेंसी सिस्टम के अंदर फेथ है वो बना रहता है, विश्वास बना रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं भी अगर कुछ गलत होगा तो कोई तो बैठा है एपेक्स बैंक, सब कुछ देख लेगा वो। अगर 10 लोगों के बीच में जिम्मेदारियां बांट दी जाएं तो फिर लोगों का जो फेथ होगा वो थोड़ा शायद कम हो जाएगा। विश्वास आमतौर पे कितना ही लगता है हमें, हमारे हाथ में अगर कोई करेंसी आती है तो कितने % चांसेस लगते हैं हमें कि तो नकली नोट होगा? कितने % चांसेस लगते हैं? ना के बराबर। इवन अगर किसी दुकानदार को देते भी हैं हम कई बार 500 का नोट, वो जब ऐसे करके देखता है तो ऐसा लगता है मानो कि मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब हमें एम्बेरेस कर रहे हैं, हमको नकली नोट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि चांसेस बहुत कम है, हमें भी इसलिए ऐसा ही लगता है कि चांसेस बहुत कम है नकली नोट होने के। बट क्या सभी कंट्रीज के अंदर ये ऐसा सिनेरियो हो सकता है? तो जवाब है ना। कुछ कंट्रीज तो हो सकती है ना जिन्होंने अपने सिस्टम को सही से मैनेज ना किया हो, वहां 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी बांट दी गई हो, जिसकी वजह से उनका जो मैनेजरियल सिस्टम होगा वो कमजोर पड़ गया हो, जिससे कि काउंटरफिटिंग ऑफ नोट, नकली नोट्स का आना आम बात हो गई हो। लोगों को आमतौर पे नोट हाथ में आते के साथ ही ये डर लगा रहता है तो असली भी है कि नकली है,
पता नहीं। तो हो सकता है ऐसा, और होता भी है कुछ कुछ इकोनॉमीज में। तो मेन मुद्दे की बात कि बेनिफिट क्या होते हैं ये जो हम सोल अथॉरिटी देते हैं नोट इश्यू करने की, तो इससे होता क्या है? पहली बात तो इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन अ नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी बहुत ज्यादा। अगर हमने एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, सपोज करो सभी बैंकों के अंदर एक एक मशीन रखवा दी, तो ऐसे में कई बार पता नहीं लग पाएगा, किसी बैंक ने कर दिया नोट प्रिंट हमें पता नहीं था, हमें मतलब सरकार को, सरकार सोच रही है कि नहीं मार्केट में तो महंगाई आ रही है, अभी और नोट प्रिंट ना करें, क्योंकि अगर और नोट प्रिंट कर दिए और इकोनॉमी में गलती से पैसा किसी भी माध्यम से अगर पहुंच गया तो लोगों की और परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग और डिमांड करेंगे, मार्केट में दाम और बढ़ेंगे। तो सरकार सोच रही है नोट प्रिंट नहीं करना, और किसी कमर्शियल बैंक ने कर दिया। तो कुल मिला के चीजों के ऊपर कीप ऑन चेक रखना ये भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है जब हम खाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं, जो कि है आरबीआई। तो यूनिफॉर्मिटी रहती है नोट सर्कुलेशन के अंदर। इससे इंश्योर कर सकते हो आप पब्लिक के बीच में फेथ इन अ करेंसी सिस्टम। इससे हेल्थ स्टेबलाइज रहती है। हेल्थ किसकी? क्या इंसानों की? नहीं, करेंसी की। करेंसी की हेल्थ, करेंसी की भी हेल्थ होती है। हाँ, और क्या, करेंसी की भी हेल्थ होती है। जहां हम लोग जानते हैं क्या डॉलर नाम की करेंसी ज्यादा ताकतवर है या रूपी नाम की करेंसी ज्यादा ताकतवर है? डॉलर। बल्कि हमारा रूपी डॉलर के मुकाबले कमजोर है या बहुत ज्यादा कमजोर है? बहुत ज्यादा कमजोर है। कि एक तरफ हमारे लगभग कुछ 80 लोग और दूसरी तरफ उनका बस एक। हाँ मतलब अप्रोक्स की बात कर रहा हूं मैं तो, ठीक है। हाँ मैं तो अप्रोक्स की बात कर रहा हूं। अब क्या आज की डेट का गूगल रेट पता करके बताऊं तो एक तरफ उनका एक और दूसरी तरफ हमारे 80 ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा जो रुपी है वो काफी ज्यादा कमजोर है। तो इस दुनिया में कुछ फैक्टर होता तो है ये कि जो करेंसी है वो सभी की एक जैसी नहीं होती, किसी की वीक होती है, किसी की स्ट्रांग होती है। किस किस बेसिस पे ये चीजें डिटरमाइन होती हैं, आखिर क्यों है ये हमारा रुपी इतना ज्यादा कमजोर, और क्या रुपी के कमजोर होने से हमें नुकसान होता है या फायदा? नुकसान बोलने वाले तो बहुत बच्चे देखे, फायदा बोलने वाले तो बहुत कम बच्चे देखे। खैर, बाकी ये रुपए के कमजोर होने से फायदा होता है, नुकसान तो बेशक नुकसान होता है, लेकिन क्या कुछ फायदे भी होते हैं? तो यस, कुछ फायदे भी होते हैं। सभी कुछ हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, एक चैप्टर आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उस चैप्टर के अंदर। और आमतौर पर आखिर ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों है ये रुपीज $1 इक्वल टू ₹1 क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है, और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए? तो वो सारी बातें फॉरेन एक्सचेंज रेट में। बट कुछ तो होता है हेल्थ ऑफ अ करेंसी। तो ये जो हेल्थ ऑफ अ करेंसी है, ये जो एक्सचेंज रेट है, ये भी काफी हद तक आपका स्टेबलाइज सा रहता है। बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस फिर नहीं आती जब आप एक सोल अथॉरिटी रखते हैं आरबीआई। इसके अलावा आप पावर दे देते हैं, किसको पावर दे देते हैं? गिव द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। जैसा कि हम कह रहे थे कि इसका एक फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, मनी कंट्रोलर। तो आरबीआई जब एक कोई पावर दे रखी है तो वो काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है कि इकोनॉमी में जब जब कभी भी मनी सप्लाई के लेवल को बढ़ाना होगा तो बढ़ा देते हैं ये लोग। काफी सारे कुछ एक टूल्स हैं हमारे, कुछ रेपो रेट, कुछ बैंक रेट, कुछ सीआरआर, कुछ एसएलआर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारी, फला 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 बातें हैं, बहुत सारी बातें। तो उनके जरिए बेसिकली ये मनी सप्लाई के लेवल को कंट्रोल करता है। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है तभी तो कंट्रोल कर पाता है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि कम करना है, दूसरा अगर बढ़ा देगा तो क्या आफत हो जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए ही कंट्रोल कर पाता है। एक क्लास के अंदर एक बच्चे को एक कंट्रोल दिया जाए कि आपको पूरी क्लास मैनेज करनी है, ज्यादा बच्चे नहीं है, और उसे पावर बहुत ज्यादा दे दी गई है कि तुम्हारे पास पावर है, कोई भी बच्चा फालतू बोले सीधा रेस्टिकेट तो ऐसे में तो शांत हो जाएंगे सभी के सभी, शांत हो जाएंगे सभी के सभी आमतौर पे। वहां बशर्ते पावर काफी ज्यादा होनी चाहिए। पावर ही अगर नहीं दोगे तो वही बीएसटी वाला रूल कि जिम्मेदारी दे दी है विदाउट अथॉरिटी, है ना, तो फिर क्या होगा, मॉनिटर के ले हैं बजा के चले जाते हैं। तो खैर सेंट्रल बैंक के पास में पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है मनी सप्लाई के लेवल को, जब चाहे वो बढ़ा दे और जब चाहे वो कम कर दे। तो ऐसे करके कुछ एक बातें। तो ये तो थी आपकी करेंसी अथॉरिटी, इसको याद जरूर कर लेना है 4-5 नंबर के हिसाब से। देन उसके बाद में बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो जरा आराम से इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिएगा, काफी ज्यादा आसान सी ही बात है। तो बेसिकली सरकार के लिए जो आरबीआई है ये क्या क्या काम करता है, तो जरा सुनते हैं आराम से। तो बेसिकली जो रिश्ता हमारा यानी पब्लिक का सभी कमर्शियल बैंक के साथ है, जैसे पीएनबी, जैसे एसबीआई, इन बैंक्स के साथ है,
और क्या रिश्ता है कि हम जब चाहें इनसे बेसिकली लोन ले सकते हैं, जब चाहें इसमें पैसा जमा करा सकते हैं, जब चाहें यहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो जो रिलेशनशिप पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ में है, वही रिश्ता सरकार का आरबीआई के साथ में है। यानी सरकार आरबीआई से क्या कर सकता है? क्या लोन ले सकता है? हाँ, लोन ले सकता है। क्या लोन ले सकता है? हाँ, लोन ले सकता है। इसके अलावा क्या अपना पैसा आरबीआई में जमा करवा सकता है? हाँ, जमा करवा सकता है। जैसे हमें जब बैंक अकाउंट ओपन कराना होता है, कहां जाते हैं हम? किसी पीएनबी में, एचडीएफसी में, एसबीआई में, एक्सिस बैंक में, एज द केस में भी। अगर हम चाहें तो क्या आरबीआई में जा सकते हैं कि हमारा अकाउंट ओपन कर दो, वो एटीएम कार्ड दिलवा देते तो नहीं हो सकता। लेकिन अब सरकार का भी तो कहीं ना कहीं कोई अकाउंट होता होगा। क्या सरकार को पेमेंट नहीं करनी होती? तो बेसिकली सरकार का भी तो कहीं ना कहीं अकाउंट होता होगा। तो कहां अकाउंट होता है? तो आरबीआई के पास में। सरकार पैसा देती है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है, कई बार लोगों को पैसा देती है, अलग अलग योजनाएं चलाती है, खर्चे करती है। तो वो कहां से करती है? बैंक में से। और क्या क्या वो किसी एक बैंक को फेवरेटिज्म कर सकते हैं कि हाँ हम तो एसबीआई में अकाउंट खोल लेंगे या कैनरा बैंक में अकाउंट खोल लेंगे? तो नहीं, तो उन्होंने तो आरबीआई में अकाउंट खोला हुआ है। तो आरबीआई उनका सारा का सारा जो फाइनेंशियल है वो सब कुछ मैनेज करके चलता है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का? तो सभी का, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का। तो सभी की सभी सरकारों की पैसे की लेन देन, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करना, यानी सभी बैंकिंग ऑपरेशन, जो बैंकिंग ऑपरेशन हमारे लिए पीएनबी एसबीआई करते हैं, वही बेसिकली सरकार के लिए आरबीआई करके चलता है। तो बेसिकली सरकार के लिए ये जो आरबीआई है, ये एक तो काम करता है एज अ बैंकर, साथ ही साथ एक काम करता है एज एन एजेंट, और एक काम करता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। एग्जाम के अंदर जैसा कि मैं कह रहा था कि इनमें से कोई भी एक आ जाता है। अब सपोज करो अगर ये बोल दिया आपसे कि आपको गवर्नमेंट बैंक एक्सप्लेन करना है, तो गवर्नमेंट बैंक का मतलब आपको एक चीज एक्सप्लेन नहीं करनी ना, एक चीज नहीं करनी, ये सारी करनी है। ये गवर्नमेंट्स, बैंकर, ये एज एन एजेंट, ये एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक चीज नहीं लिखनी बल्कि तीनों चीजें लिखनी है। जब तक कि टीचर को ये तीन हेडिंग नहीं नजर आएंगी तब तक मजा नहीं आएगा। तीन हेडिंग जरूर दिखनी चाहिए, तीनों हेडिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा कंटेंट दिखना चाहिए, बात बन जाएगी आपकी। और जहां काफी ज्यादा आसान है, एज अ बैंकर ये क्या करता है? तो वही एज अ बैंकर तो ये आरबीआई जो कि है सरकार के लिए, वही काम करता है जो हमारे लिए कमर्शियल बैंक करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? हमारा अकाउंट ओपन कराते हैं, हमें जब भी पैसा जमा कराना है पैसा जमा करवा लेते हैं, तो आरबीआई भी वही सारे के सारे काम करेगा। तो इट मेंटेन्स द करंट अकाउंट फॉर कीपिंग द कैश बैलेंस। सरकार का सारा कैश का पैसा वो करंट अकाउंट में रखता है। ये एक्सेप्ट करता है सभी रिसीट्स को और पेमेंट करता है सरकार के बिहाफ पर, और कैरी आउट करता है सभी एक्सचेंज रेमिटेंसेस, सभी बैंक जो पैसे की लेन देन है, और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। और इवन सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये ऑल्सो गिव लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। सरकार बोरो भी करती है पैसा बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल टू द कमर्शियल बैंक। ये इस बात का क्या मतलब है? तो ट्रेजरी बिल कुछ एक कागज के टुकड़े की तरह होते हैं, कुछ एक इस तरह की बात कि कई बार सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक उन्हें पैसा दे देती है, बट बदले में कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगेगी, तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही है कुछ ट्रेजरी बिल आपका। तो बेसिकली कई बार सरकार बोरो करती है पैसा बाय सेलिंग ए ट्रेजरी बिल, जो उनके पास में कुछ एक बिल्स पड़े हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट को वो सरकार को जो कि है आरबीआई को दे देती है सरकार, और बदले में पैसा ले लेती है गवर्नमेंट। तो ऐसे करके कुछ, तो उनका करंट अकाउंट ओपन करती है, उनके बिहाफ पर पैसा लेती है, देती है, उनको जरूरत पर लोन देती है। तो ये सब कुछ है आपका एज अ बैंकर के अंदर। इसके अलावा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर की अगर बात करूं तो ये तो काफी ज्यादा आसान है, वही तो काफी ज्यादा बेसिक सी बात है। क्या आमतौर पर आरबीआई के अंदर नौकरी कर सकते हैं हम? वैसे ये जो सरकारी सिस्टम है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या यहां इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? नेता बनना पड़ेगा। क्या कोई पढ़ाई की एलिजिबिलिटी है? नहीं, बल्कि शायद आजकल तो एलिजिबिलिटी ये है कि पढ़े लिखे ना हो तो ज्यादा बेटर है। खैर, हाँ एज की तो होती है, हाँ एज की ही तो होती है, मगर तो खैर कुल मिला के ये जो सरकारी ब्यूरोक्रेट सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, यहां पर तो जाने के लिए कोई पढ़ाई की एलिजिबिलिटी नहीं है। बट ये जो आरबीआई नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको यहां कभी भी किसी भी पोजीशंस पे पहुंचना है, क्या यहां कोई पढ़ाई की रिक्वायरमेंट लगने वाली है? तो हाँ, यहां तो लगने वाली है। एग्जाम होते हैं इन लोगों को भी सरकारी एग्जामों की तरह।
जहां शुरुआत में आप असिस्टेंट लगोगे, देन उसके बाद में आपको प्रमोट किया जाएगा, देन फिर प्रमोट किया जाएगा, कभी ना कभी आप असिस्टेंट गवर्नर लोगे, फिर आगे चल के कुछ गवर्नर बनोगे। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर भी तो होते होंगे गवर्नर, जिनका वो साइन वाइन होता है ना, हाँ, नोट पे। तो क्या वो ऐसे, क्या वो कोई नेता होते हैं जो बस ऐसे ही पब्लिसिटी करके, चाहे अच्छी पब्लिसिटी करके चाहे बेकार पब्लिसिटी कर, नेता बनने का तो ये तरीका होता है ना कि कैसी भी पब्लिसिटी करो, बस पब्लिसिटी करो। लेकिन क्या आरबीआई गवर्नर बन जाओगे आप बैड पब्लिसिटी करके? तो जवाब है ना, पढ़ाई करके बनना पड़ेगा। मुद्दे की बात कहना क्या चाह रहा हूं कि सरकार के अंदर तो अक्सर कई बार गलती से कभी कभी तो कुछ पढ़े लिखे नेता आ जाते हैं, अदरवाइज आमतौर पर तो ज्यादातर क्या, अनपढ़, जाहिल, बेकार, यही तो रहते हैं ज्यादातर। लेकिन आरबीआई के अंदर तो नहीं, आरबीआई के अंदर तो गलती से भी कोई अनपढ़, जाहिल, बेकार नहीं आ सकता। वहां पर तो पढ़े लिखे लोग ही आएंगे। वहां पर तो सारे के सारे वही लोग मौजूद होते हैं जो ज्यादातर सारे के सारे वेल एजुकेटेड होते हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो आमतौर पे सरकार के पास में जो इतना पैसा मौजूद होता है, टैक्स के नाम का पैसा, और काफी सारे खजाने भरे रहते हैं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सीधी सी बात है। तो इस फंड्स को इवन कैसे मैनेज करना है, या अपकमिंग बजट के अंदर सरकार को रूल्स क्या बनाने हैं टैक्स के, क्या ये लोग खुद से बनाते होंगे? तो जवाब है ना, बल्कि छोटे छोटे मैटर्स में ये ज्यादातर सारे के सारे जो भी एक कदम रखते हैं, बड़े कदम होते हैं, तो फूंक फूंक के रखते हैं, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई रखते हैं। मैक्सिमम जितने भी इनके फाइनेंशियल डिसीजंस रहते हैं, इवन ये योजना लानी है या नहीं लानी, तो इसमें भी वो इन कंसल्टेशन विद आरबीआई गवर्नर कर सकते हैं ये काम। तो आरबीआई का एक मेन काम भी क्या है कि सरकार को काफी सारे फाइनेंशियल मैटर पे बीच बीच में कंसल्टेंसी देते रहना, सलाह देते रहना, क्योंकि उन्हें सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत है वाकई में। सेंट्रल बैंक जो कि है एडवाइज करता है, सलाह देता है सेंट्रल बैंक को फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में, ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर, जितने भी पैसे से रिलेटेड मैटर होंगे, मुद्दे होंगे, उन सभी में सलाह देता है। देन इसके अलावा एक है एज एन एजेंट। अब ये एजेंट वर्ड क्या होता है? एजेंट का मतलब, हाँ भैया, हाँ भैया पीछे वाले, एजेंट कौन होते हैं? हाँ तो एजेंट का मतलब जो किसी दूसरे के बिहाफ पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर एजेंट का मतलब वो तो मत निकालिएगा कि अरे एजेंट वो कौन, रॉ एजेंट, आईएस हाँ? तो खैर एजेंट का मतलब जो किसी के बिहाफ पर काम करता है। तो बेसिकली यहां क्या बात चल रही है, तो कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान। एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, सब कुछ सही से चले, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या आरबीआई की? नहीं, ये जिम्मेदारी है सरकार की। सारा का सारा जितना भी पैसा है, लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कहां? शेयर मार्केट में, कहां? बैंक्स के अंदर, ये सारा पैसा सेफ रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। लेकिन सरकार के बिहाफ पर कोई काम करता है, कौन? आरबीआई। तो बेसिकली आरबीआई सरकार के बिहाफ पर काम करती है, और क्योंकि आरबीआई सरकार के बिहाफ पर काम करती है, तो आरबीआई एज एन एजेंट काम करती है। किसका? गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करती है। जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की। निभाता कौन है? आरबीआई। और क्या करता है वो? पब्लिक के जितना भी पैसा मौजूद है, कहां? बैंक्स के अंदर। तो बेसिकली उस पैसे की सेफ्टी रखता है। किस तरह की सेफ्टी? क्या कोई निगरानी रखेगा सीसीटीवी लगा के? नहीं, मतलब देखते रहते हैं बैंक्स के ऊपर, टाइम टू टाइम रूल वगैरह बनाते रहते हैं, जिससे कि ये कभी भी पैसा लेके भाग ना जाए। ये लगभग लगभग देखा जाए तो जो बैंक्स हैं, वो तो टाइम के साथ में एक माहौल बनाया गया है, जिसके चलते बैंक्स में पैसा रखकर हम लोग इतना 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 ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। किसी कंपनी के अंदर अगर पैसा लगाते हैं तो इतना सेफ फील नहीं आती है हमें। किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दिया हमने, किसी किसी मोहल्ले की कमेटी में पैसा लगा दिया हमने, उसमें भी तो लगा देते हैं, इतनी सेफ फील नहीं आती है हमें। और बैंक्स के अंदर पैसा रखे तो बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कि पता नहीं कौन सी तिजोरी में बंद हो गए हो पैसे, जबकि क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बैंक्स वाले भी कभी आपका हो सकता है कि हाँ पैसा लेके चंपत हो जाएं? तो हाँ, जितनी संभावनाएं कंपनी के गायब होने की हैं, उतनी संभावनाएं हैं तो बैंक्स की भी। बैंक्स भी क्या कोई टेक्निकली सोशल वेलफेयर कर रहे हैं कि आप अपना पैसा रखो और हम सेफली रखेंगे इस पैसे को? तो वो लोग भी बिजनेस ही कर रहे हैं, और जहां बिजनेस है वहां रिस्क है, जहां बिजनेस है वहां लालच आ सकता है। तो वो तो टाइम के साथ में सरकार एंड आरबीआई सभी ने मिलकर ये माहौल बनाया है, जो कि कुछ गलत नहीं है, बुरा नहीं है। तो इन लोगों ने मिलकर माहौल बनाया है, टाइम के साथ में बैंकिंग सेक्टर को इतना स्ट्रिक्ट बनाया है कि कोई भी बैंक
मजाल है सोच ले फ्रॉड की, मजाल है किसी भी पब्लिक के पैसे को इधर उधर करने की सोच ले तो सोच नहीं सकती। कंपनीज के ऊपर भी कोशिश करती है सरकार सेबी के माध्यम से कि कंपनीज के ऊपर भी इतना स्ट्रिक्ट माहौल तैयार किया जाए कि ये लोग भी गलती से भी पब्लिक के किसी भी पैसे को इधर उधर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में एंगेज ना करें, और इस चीज में काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहले के जमाने में जितने लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे अब आजकल तो कंपैरेटिवली ज्यादा ही लगाते हैं। कारण वही अवेयरनेस, कारण वही सरकार सेबी के माध्यम से एड वैड भी देती है सब कुछ, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीजें माहौल होती हैं और ये चीजें तैयार की जाती हैं, अदरवाइज बातें तो बिल्कुल सेम ही बढ़ती हैं। तो जो सेंट्रल बैंक है वो हैज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल बैंक के पास यानी आरबीआई के पास में ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है टू मैनेज द पब्लिक डिपॉजिट, जितना भी लोगों का पैसा है सभी की सेफ्टी रखना। जो काम किसका था, सरकार का, जिम्मेदारी निभाता कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट काम करती है, तो जो भी पर्सन किसी के बिहाफ पर काम कर रहा हो उसको ही हम एजेंट पुकारते हैं। तो ऐसे करके बात, तो जब कहीं भी गवर्नमेंट बैंक आए तो आपको ये तीनों बातें एक्सप्लेन करनी होती हैं। और इसी के अलावा अब आगे 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 तो मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आमतौर पे इसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा कंफर्म रहते हैं, और सीधा 4 से 6 नंबर में, 4 से 6 नंबर में जो टॉपिक का नाम है वो क्या, मनी क्रिएशन प्रोसेस, मनी क्रिएशन प्रोसेस या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, मनी क्रिएशन प्रोसेस या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। और मनी क्रिएशन प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ व्हाट, तो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक, यानी इसमें इस टॉपिक के अंदर आरबीआई की नहीं बल्कि कमर्शियल बैंक से कुछ बात होती है, कुछ पीएनबी, एसबीआई, इन लोगों की कुछ बातें होती हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर लगभग 4 से 6 नंबर का आना कंपलसरी रहता है, लगभग आता ही आता है, कंफर्म रहता है कि आता ही आता है। और बल्कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको मैं और भी ज्यादा इतने ज्यादा एम्फसाइज करके कहता हूं कि भाई इसको तो जरूरी कर लो, और वो क्यों, क्योंकि सिंगल इन्वेस्टमेंट डबल रिटर्न वाली बात है, बिल्कुल सेम टू सेम, लगभग 95% सेम। एक और एक ऐसा टॉपिक आएगा जो कि लगभग सिमिलर रहेगा आगे आने वाले एक एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट वाली यूनिट के अंदर, कुछ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जब वो यूनिट करेंगे तो तब मैं दोबारा से याद दिलाऊंगा कि देखो अब हम आज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस, और जब हमने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस किया था ये और वो बिल्कुल सेम है। मान के चलिए कि एग्जाम के अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट वाली यूनिट में आएगा, उसके दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर के अंदर जो तुम्हारे स्कूल में शुरू होगा अभी। तो बेसिकली एग्जाम के अंदर मान के चलें कि या तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ये आ जाता है, और या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस वो आ जाता है। यहां आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहां आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, हल्की फुल्की बातें जरूर बदलेंगी, लेकिन 95% कंटेंट बिल्कुल सेम टू सेम है आपका, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है आपका। आज चल रही है किस चीज की, मनी क्रिएशन प्रोसेस की। एग्जाम के अंदर 4 से 6 नंबर का ये टॉपिक आता ही आता है, जैसा कि मैं कह रहा हूं। और क्या है ये, तो आमतौर पे जो कमर्शियल बैंक है ये उनकी वर्किंग को एक्सप्लेन करता है कि आमतौर पे वो पैसा कैसे बनाते हैं। शुरुआत में उनके पास में कुछ एक डिपॉजिट्स आते हैं, पैसा आता है, तो वो उस पैसे की मदद से क्या क्या करते हैं, तो कुछ इस बारे में ये बात करता है, जिस बारे में हमने पहले भी कुछ हल्की फुल्की सी बात की थी कि ऐसा तो नहीं है कि कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आता है और वो उस पैसे को संभाल के रखते हैं अपने पास में, बल्कि आमतौर पे जितना भी कमर्शियल बैंक के पास में पैसे आते हैं वो तो उन पैसे को लगातार कहीं ना कहीं या तो इन्वेस्ट करते हैं और या फिर लोन देने में इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल बैंक के पास किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन, बहुत सारे पर्सन, खूब सारे पर्सन का सपोज करो 1000 करोड़ रुपए आया, क्या उसे वो संभाल के रखेंगे अपने पास में, तो जवाब है ना, वो उसको जरूर कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उसे जरूर किसी ना किसी दूसरे इंसान जो नीडी पर्सन जो लोन मांग रहा है उसको दे देंगे और वहां से पैसा बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से भी प्रॉफिट अर्न होगा, लोन देंगे तो वहां से भी इंटरेस्ट की कमाई होगी। ये इतना सारा प्रॉफिट जनरेट करके थोड़ा सा जिन लोगों का पैसा है उनको भी इंटरेस्ट दे ही देते हैं। उम्मीद करता हूं ये तो हम लोगों को पता ही है कि जब हम बैंक में पैसा रखाते हैं तो क्या हमें इंटरेस्ट मिलता है, हाँ हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, लगभग लगभग कितना परसेंट, कुछ कुछ कितना परसेंट। तो जब हम बैंक में पैसा रखाते हैं तो लगभग लगभग कुछ कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी सरकारी बैंक में रखा रहे हैं तो कुछ 4% 5%, किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में रखा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कुछ 6 6.5 मैक्सिमम 7%, इससे ज्यादा कोई नहीं देता। हाँ अगर आप एफडी के तौर पर पैसा रखा रहे हैं जहां पर आप पैसा रखा तो देंगे लेकिन इजीली विड्रॉल नहीं कर पाएंगे एक टाइम पीरियड से पहले, तो उस केस में तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा कुछ 7% 8% या कुछ सीनियर सिटीजन के केस में 9-10% तक। तो बेसिकली मिलता तो हमें इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 4 से 6 7%, लेकिन जब आप लोन मांगने जाते हो तो आपको इंटरेस्ट देना कितना पड़ता है,
तब भी क्या बस 4-5%? तो ऑब्वियसली नहीं। इवन क्या 8%? बिल्कुल भी नहीं। लगभग लगभग कुछ 10, 11, 12, 15, 18, 24, 30% के आसपास। ये डिपेंड करेगा कि आप लोन लेने के लिए कहां जा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप लोन किस चीज का ले रहे हैं। अब जैसे आप अगर एग्रीकल्चरल लोन लेते हैं तो इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप पर्सनल लोन लेने की कोशिश करेंगे, पर्सनल लोन मतलब जो मैरिजेस के लिए लिया जाता है, जो होम डेकोरेशन के लिए लिया जाता है, तो बेसिकली ये चीजें, तो इन पर तो इंटरेस्ट का रेट काफी ज्यादा रहेगा। इवन बैंक्स के अंदर भी कुछ 18% के आसपास का, किसी किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर 20-22% के आसपास का, और इवन जो होम लोन वगैरह लेंगे तो उसमें भी कुछ 11-12% का तो इंटरेस्ट रेट आपका रहता ही रहता है। सीनियर सिटीजन या लेडीज लेंगी तो थोड़ा बहुत कम रहता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि 6-7% तक पहुंच जाएगा। वो भी ज्यादा कुछ 9-9.5% तक ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कम होने वाला है। तो आमतौर पे आप बैंक में पैसा रखाते हो तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, कुछ 4-5-6%, और बैंक से लोन लेते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलता है, यानी कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, तो कुछ 9-10% के आसपास मिनिमम टू मिनिमम। तो बैंक वालों के लिए एक तरह से लोन के ऊपर की गई कमाई लगभग कुछ 9-10%, और जो खर्चा उन्हें इंटरेस्ट की फॉर्म में देना पड़ता है सेविंग अकाउंट होल्डर को, वो सिर्फ 4-5%। तो डिफरेंस अमाउंट ही उनकी प्रॉफिट रहती है। क्या बैंक वाले अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल करते हैं लोन देने के लिए? तो आमतौर पर नहीं। जितने भी डिपॉजिटर्स का पैसा आया है वो उसी ही पैसे को लोन के तौर पर देते हैं, और उस सिचुएशन के अंदर वो इंटरेस्ट लोगों से चार्ज ज्यादा करते हैं और इंटरेस्ट देते कम है, तो जिस वजह से डिफरेंस अमाउंट होती है वो उनका प्रॉफिट ही कहलाती है। अब जरा आराम से, ये जो मनी क्रिएशन प्रोसेस है ये किस बारे में बात करता है? यहां बातें होने वाली हैं कि जब कहीं भी जितने भी बैंक वालों के पास में डिपॉजिट्स होते हैं, क्या वो सारा का सारा पैसा मार्केट में लोन या इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर सकते हैं इस्तेमाल? तो जवाब है ना। हमने पढ़ा भी था कि कुछ तो होता था, वो कुछ लीगल रिजर्व रेशो यानी CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसके तहत बैंक वाले पूरा पैसा इस्तेमाल कर नहीं पाते थे। तो हमने पढ़ी थी एक पर्टिकुलर चीज, क्या चीज, कि एक कुछ CRR, कैश रिजर्व रेशो, एक SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिनका पर्पस क्या था? जिनका पर्पस था मनी को ब्लॉक करना, जिनका पर्पस था कि ये जो बैंक वाले हैं ये सारा पैसा इस्तेमाल ना करें इनके पास में जितना भी सारा का सारा पैसा है, बल्कि थोड़ा सा पैसा RBI या तो ये कहता था कि हमारे पास रखा दो, जितना पैसा RBI कहता था हमारे पास रखा दो उसे कहते थे कुछ CRR, कैश रिजर्व रेशो। थोड़ा सा पैसा RBI कहता था कि अपने पास भी संभाल के रखो, उस परसेंटेज को हम पुकारते थे SLR। बट दोनों का जो पर्पस रहा करता था वो क्या, कि ब्लॉकेज ऑफ मनी थोड़ी तो एटलीस्ट रहे। इन दोनों को ही इवन कंबाइनली हम क्या पुकारते हैं, LRR, लीगल रिजर्व रेशो, क्योंकि ये दोनों ही लीगल कानूनी रिक्वायरमेंट है। इवन असल जिंदगी में जो RBI है, क्या वो ये चीज चेक नहीं करता होगा कि अगर उन्होंने 5% बोला हुआ है CRR, 4% बोला हुआ है SLR का मतलब क्या होता है कि बैंक वाले अपने पास इस पैसे को संभाल के जरूर रखें। किसी बैंक के पास में अगर 1000 करोड़ के टोटल डिपॉजिट्स है, तो 1000 करोड़ का 4% जो कि हो जाएगा कुछ 40 करोड़। तो क्या RBI ऐसे ही छोड़ देता होगा कि देख ही लेंगे ये लोग खुद? ये चेक करता होगा कि हाँ भाई क्या इन्होंने 1000 करोड़ का 4% 40 करोड़ संभाल के रखे भी हुए हैं अपने पास या नहीं? तो ध्यान रखिएगा ये चीज चेक की जाती है। कितनी फ्रीक्वेंसी पे? क्या लगता है, हर हफ्ते चेक करते होंगे, हर महीने चेक करते होंगे, हर साल चेक करते होंगे, या हर दिन चेक करते होंगे, या हर घंटे चेक करते होंगे? तो हर दिन चेक करते हैं, तो हर दिन चेक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी अब तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, अब हर दिन चेक करने के लिए कोई जरूरी तो नहीं है कि RBI कोई अपना ऑफिशियल डेली भेजता होगा बैंक्स के अंदर। अब तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, जितने भी बैंक्स के पास में फंड्स होते हैं उन सारा का रिकॉर्ड RBI के पास में भी होता है। बैंक वालों को अपनी रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द ईयर सबमिट करनी पड़ती है कि हमारे कितने डिपॉजिट थे, उसमें से कितने हमारे पास है लिक्विड एसेट की फॉर्म में। कुछ 4% के SLR से ज्यादा होना चाहिए, अगर कम हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, पेनल्टी बढ़ेगी उनके ऊपर बढ़िया वाली। आमतौर पर बैंक खुलते कब हैं? वही सुबह 10 बजे के आसपास, कुछ बंद कब होते हैं? तो 4-4:30। ऐसा ही सोच के आमतौर पे बहुत से बेचारे मासूम बच्चे वो तो ये सोचते हैं कि अरे सबसे बढ़िया नौकरी है बैंक वाली, सुबह 10 से 4 बात खत्म। ये बाकी की MNC में नौकरी करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में 9 से 5 की नौकरी या 10 से 6 या 7 की नौकरी बैंक की बढ़िया नहीं है? तैयारी करेंगे बैंकिंग एग्जाम की, और 10 बजे से बस वही 4 बजे तक अपना छुट्टी, फिर घर जाके PUBG खेलेंगे। तो क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सुबह 10 बजे से लेके क्या लगभग वही 3:30-4 बजे तक बैंक बंद हो जाते हैं, लेकिन बैंक बंद नहीं होते, बैंक पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो शटर डाउन करके, बंद थोड़ी ना हो जाता, शटर डाउन करके पब्लिक के लिए बंद हो जाता है कि अब नो मोर एंट्री नहीं होगी अब किसी भी पब्लिक की। लेकिन क्या बैंक बंद हो गए? क्या वो कर्मचारी घर पहुंच गए? नहीं, उसके बाद तो बैठ के मेन काम करना पड़ता है उन्हें, क्या, क्लोजिंग का काम। बैंक के अंदर तो क्लोजिंग का काम हर दिन होता है, और उस क्लोजिंग के अंदर क्या वो इन बातों को भी इंश्योर करते हैं? तो यस, करना पड़ता है उन्हें। छुट्टी तो वही होनी है 6 बजे के आसपास, छुट्टी नहीं होगी 4 बजे। तो अबे ये सारी
लिमिट्स वगैरह चेक करनी होती हैं, जो कैश होता है फिजिकल, भाई जितना हमारे अकाउंटिंग के अंदर नजर आ रहा है, उनके सॉफ्टवेयर में नजर आ रहा है, उसको फिजिकली काउंट करके रखते हैं, वो काफी काम होते हैं बाद के भी। तो छुट्टी तो वापस से वही 6 बजे होती है, छुट्टी नहीं होती 4 बजे। तो बैंक की नौकरी भी वही बाकी जॉब्स की तरह ही है। क्या अच्छी है? हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। तो हो जाओ, वाकई में आमतौर पे मुझे आज तक भी कोई ऐसा बैंकिंग प्रोफेशनल या पर्सनल या एम्प्लॉय नहीं मिला जो अपनी नौकरी से खुश हो, आज तक भी नहीं मिला। हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वही वाली बात कि देखने में तो अच्छी लगती है, एक दिन तो ठीक है, 2 दिन तो ठीक है, 3 दिन भी ठीक है। अब डेली डेली वही काम कर रहे हो तुम, क्या वही नोट गिनना या वही कस्टमर को डील करना, 1-2 दिन ठीक है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना भी ठीक है, सालों साल बस यही काम करना, दुखी तो रहते हैं, वो त्रस्त तो रहते हैं। या तो बिल्कुल अगर हायर पोजीशन पे आप हो तो फिर भी थोड़ा ठीक है, कम से कम मंथ एंड पे सैलरी तो कुछ अच्छी खासी आएगी। हाँ, बाकी वो भी दुखी रहते हैं आमतौर पे, वो भी ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कर सकते हैं, जा सकते हैं उस दुनिया के अंदर, लेकिन इतनी फैसिनेटिंग नहीं है। फैसिनेटिंग फील्ड्स आमतौर पर कौन सी होती हैं? कॉमर्स फील्ड के अंदर जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। हर दिन कुछ नया करने के लिए, डील करने के लिए, प्रॉब्लम टैकल करने के लिए मिलती है। फाइनेंस फील्ड काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, टैक्सेशन, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग फील्ड रहती है। हर दिन कुछ नए चैलेंजेस रहते हैं। बैंक्स की नौकरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैसे भी ठीक है, अच्छी है, लेकिन नहीं, बोरिंग बहुत ज्यादा है। और जैसे आईटी की नौकरी, ये भी बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्वेश्चन तो बड़ा सीधा सीधा सा आता है कि आपको एक्सप्लेन करना है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जिसके अंदर आप छोटी सी एक टेबल बनाते हैं, एंड देन फिर उसके बाद में इस टेबल को बकायदा सही तरह से एक्सप्लेन भी करते हैं। और वो टेबल किस चीज की है तो जरा सुन लेते हैं आराम से। कि सपोज करो आपके पास में इनिशियली डिपॉजिट आए हैं, इनिशियल डिपॉजिट आए हैं, या फिर यहां पर फैक्ट्स के तौर पर भी मैं कुछ एक बात लिख देता हूं। तो इनिशियल डिपॉजिट्स आए हैं आपके बैंक के पास कुछ 1000 करोड़। क्या ये किसी एक इंसान से आए होंगे? नहीं, ये तो बहुत सारे लोगों से आए होंगे। जहां आरबीआई ने भी बीच में ना कढ़ाई हुई है कि आपको कुछ 20% का एलआरआर, 20% का एलआरआर यानी लीगल रिजर्व रेशो, यानी सीआरआर एसएलआर मिला के कुछ 20% का एलआरआर मेंटेन जरूर करना है, यानी कि इतना पैसा आप ब्लॉक जरूर कर दोगे। हालांकि ध्यान रखना, असल जिंदगी में इतना ज्यादा नहीं होता। एलआरआर यानी सीआरआर एसएलआर को मिला के वो कुछ 10% के आसपास का ही रहता है, क्योंकि लगभग बस 5 या 4% के आसपास ही अराउंड रहता है। तो जरा आराम से, आपके पास में जितने भी डिपॉजिट आते हैं, जैसे कि कितने डिपॉजिट आए, जैसे कि शुरुआत में 1000 करोड़ के इनिशियल डिपॉजिट आए। अब आप उसमें से करेंगे क्या? आप उसमें से या तो लोन देंगे, क्या क्या करेंगे, या रिजर्व के फॉर्म में पैसे को ब्लॉक करेंगे। और वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने बोला हुआ है। तो शुरुआत में बेसिकली इनिशियल डिपॉजिट आए 1000 करोड़ के, आप बेसिकली क्या करोगे? अगर आरबीआई ने 20% बोला है कि आपको पैसा ब्लॉक जरूर करना पड़ेगा, तो इस 1000 का 20% कितना होगा? 1000 का 20% 200 करोड़। तो 200 करोड़ आप ब्लॉक कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना बचा? 800। तो 800 करोड़ आप लोन के तौर पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, जरा आराम से, जो आपने लोन के तौर पर दिया होगा पैसा, वो भी तो किसी लोगों को ही दिया होगा। और क्या आमतौर पर वैसे भी जो लोन के तौर पर हम पैसा देते हैं, तो क्या कैश में देते हैं कि लो आपका 25 करोड़ का वो लुट जाएगा बाहर जाके? क्या तो उसके बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसा डाल देते हैं। इवन अगर आप किसी बैंक में जाओगे, लोन लेने के लिए जाओगे, आपका अकाउंट बाय चांस उस बैंक में नहीं है, तो पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बाद में लोन के लिए अप्लाई करो, और फिर आपका वो जो लोन जो भी डिस्बर्स होगा वो आपके उसी ही अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो मेन मुद्दे की बात मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो लोन के तौर पर आपने पैसा दिया है, ये भी तो किसी ना किसी लोगों को ही दिया होगा, उनके अकाउंट में ही दिया होगा। और क्या जरूरी है कि जिन लोगों का इनिशियल डिपॉजिट आया होगा उन्हीं लोगों को लोन दिया होगा? बल्कि मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को लोन नहीं दिया होगा। जिन लोगों से पैसा आता है, इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, क्या उन्हीं लोगों को लोन दे देते हैं? नहीं, लोन तो किसी दूसरे लोगों को देते हैं। यानी मेन मुद्दे की बात मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर जिन लोगों से आए होंगे इनिशियल डिपॉजिट, आपने फिर बाद में उसी पैसे की मदद से जो 800 करोड़ का लोन दिया होगा, वो तो किसी दूसरे लोगों को दिया होगा। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि नए डिपॉजिट क्रिएट हुए होंगे आपके, नए लोगों के नए खाते, नए डिपॉजिट कुछ 800 करोड़ के। और आरबीआई क्या कहता है, जब जब आपके पास जितने भी डिपॉजिट हों, उनका 20% आपको रखना ही पड़ेगा। वो 1000 करोड़ के डिपॉजिटर्स वो अलग लोग हैं। ये 800 करोड़ के, इन्होंने पैसा तो डिपॉजिट नहीं किया, आप ही ने इन लोगों को पैसा दिया है, लेकिन उनके अकाउंट तो खुले होंगे, उनके अकाउंट में तो पैसा आया होगा, तो उनका भी आपको अगेन 20% जरूर यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा जी? 160। और अगर 160 करोड़ ब्लॉक हो गया, तो बाकी का कितना? बाकी का कितना? 640।
640 फ्री टू लैंड, फ्री टू लैंड आप लोन के तौर पे दे सकते हो और आपने लोन के तौर पे दे दिया। अगेन ये तो किसी तीसरे लोगों को लोन पे दिया होगा, तो ये भी आपका अगेन नए डिपॉजिट क्रिएट हो जाएंगे, और नए डिपॉजिट क्रिएट हो जाएंगे तो अगेन फिर से आपके ऊपर वही बात लागू होगी कि आपको 20% तो रखना पड़ेगा। तो 20% कितना हो जाएगा, बताएं कितना होगा? हाँ 128, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज फ्री टू लैंड, कितना हो जाएगा 5, 512। ठीक है जी, एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। 512 फिर यहाँ आएगा, उसको 20% वहां जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट फ्री टू लैंड, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या ये पूरी की पूरी टेबल बना के दिखानी है इस क्वेश्चन के अंदर? तो नहीं जी, पूरी की पूरी टेबल बना के नहीं दिखानी है, बल्कि आपको तो अब ये लिख देना है कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस पता नहीं कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, कि जब तक कि ये कॉलम किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका ब्लॉक है, जो ये जो रिजर्व वाला कॉलम है, कि आप कितना अमाउंट, कितना पैसा ब्लॉक करते जा रहे हो, अपने पास रख रहे हो या आरबीआई के पास रख रहे हो, ब्लॉक करते जा रहे हो। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि एंटायर ये जो शुरुआत में 1000 थे, इनिशियल डिपॉजिट थे, ये सारे के सारे ब्लॉक नहीं हो जाते, पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक नहीं हो जाता। और जब तक ब्लॉक होगा तब तक आपके डिपॉजिट कितने क्रिएट हो चुके होंगे, तब तक तो आपके डिपॉजिट बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुके होंगे। कितने क्रिएट हो चुके होंगे, तो उसके लिए आप पढ़ते हो एक अलग से एक दूसरा टॉपिक, क्या, मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम इवन क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। और ये मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, तो जरा आराम से, एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, एक बैंक्स को जितने भी इनिशियल डिपॉजिट, शुरुआत में डिपॉजिट्स मिलते हैं, उसका कितना गुना, उसका कितना गुना वो टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, ये रिफ्लेक्ट करता है आपके मनी मल्टीप्लायर को। अगर बाई चांस किसी इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़ के इनिशियल डिपॉजिट की मदद से बनाए जा रहे हैं 5000 करोड़ के टोटल डिपॉजिट, और ये 5000 करोड़ के कैसे बन जाते हैं, क्योंकि एक पैसे की मदद से आप और पैसा और पैसा और पैसा बनाते चले जाते हैं। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो रहा है तो मनी मल्टीप्लायर कितना है, 5 गुना। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, जिससे मल्टीप्लाई होती है। तो अगर 1000 की मदद से 5000, तो 5 है आपका मनी मल्टीप्लायर। अगर 1000 की मदद से 10000, तो 10 है आपका मनी मल्टीप्लायर। और ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/L/R। जैसे कि फिलहाल के लिए हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये LRR की 20%, तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर मनी मल्टीप्लायर MM मतलब मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा, तो 1/LRR, तो 1/20%, तो 1/20, अब परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, तो 100 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 5, तो इसका मतलब है 5 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि कितने डिपॉजिट क्रिएट किए जा सकते हैं, 5 गुना ज्यादा। तो 1000 करोड़ की मदद से 5 गुना ज्यादा, 5000 करोड़ के डिपॉजिट क्रिएट किए जा सकते हैं। और ये बीच वाले कॉलम में क्या आएगा, अब ये बीच वाला कॉलम तो ऑब्वियसली इन दोनों की डिफरेंस अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। 1000 में से 200 माइनस 800, 800 में से 160 माइनस 640, तो 5000 में से 1000 माइनस तो 4000। यानी इनिशियल डिपॉजिट 1000 करोड़ के थे, उससे फर्दर आपने 4000 करोड़ का लोन देकर टोटल डिपॉजिट मार्केट में क्रिएट कर दिए कुछ 5000 करोड़ के। तो आपको ये बेसिक से टेबल जरूर बनानी आनी चाहिए, जिसके अंदर ये पहला कॉलम किस बात का है, इसमें बोलते हैं हम कुछ राउंड वाइज बात, राउंड वाइज बात। ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, एंड सो ऑन ये चल रहा है, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ऐसे करके कुछ। तो ये कुछ राउंड वाला कॉलम। और बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन भी आपको देनी होती है, जो एक्सप्लेनेशन आपको कोई और नहीं बल्कि यही टेबल वाली देनी है। आपको क्या क्या देनी है, आओ जरा कॉपी निकालें और लिखना शुरू करें। लिखें जी लिखें। तो सबसे पहले लिखना शुरू करें। सबसे पहले बेसिक से हम एक बात लिखेंगे, क्या कि मनी क्रिएशन का टॉपिक किन दो बातों पे निर्भर करता है, तो इन दो बातों पे निर्भर करता है। इनिशियल डिपॉजिट, जितने ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट होंगे उतना लंबा चलेगा ये प्रोसेस, जितने छोटे होंगे इनिशियल डिपॉजिट उतना छोटा चलेगा प्रोसेस। दूसरा ये LRR पे भी निर्भर करता है, जितना ज्यादा LRR होगा उतना ज्यादा ब्लॉकेज होगी, उतना कम चलेगा ये प्रोसेस। और जितना कम LRR होगा, नहीं अभी मैंने बोला ही नहीं है कि क्या लिखना है, जितना कम LRR होगा तो उतनी कम ब्लॉकेज होगी, तो उतना लंबा चलने वाला है ये प्रोसेस। तो जरा सबसे पहले लिखना शुरू करें। आओ जरा अब लिखे, क्या लिखना है कि मनी क्रिएशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट, सेकंड
LRR. So money creation process depends on two factors. First, initial deposits, and second, legal reserve ratio LRR. जहां इनिशियल डिपॉजिट के साथ इनका कैसा रिश्ता होने वाला है, तो बेसिकली जितने ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट उतना लंबा प्रोसेस, जितने कम इनिशियल डिपॉजिट तो उतना कम प्रोसेस. तो यहां पर कह सकते हो डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन. इनिशियल डिपॉजिट ज्यादा तो प्रोसेस लंबा, इनिशियल डिपॉजिट कम तो प्रोसेस कम. तो ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. लेकिन एलआरआर के साथ कैसा रिश्ता होता है, तो जितना ज्यादा एलआरआर होगा उतनी ज्यादा ब्लॉकेज होगी, उतनी ज्यादा ब्लॉकेज होगी तो प्रोसेस ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है. ये तो इनवर्सली रिलेटेड है ये कि एलआरआर ज्यादा तो मनी क्रिएशन का प्रोसेस कम हो जाएगा. इनवर्सली रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा. देन इसके बाद में यही लाइन लिख देनी है आपको कि लेट अस एज्यूम इनिशियल डिपॉजिट जो कि है वो 1000 करोड़ के हैं एंड एलआरआर आपका 20% है. अब देखिए ये चीजें मैंने एज्यूम की है, ये कई बार हो सकता है कि 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन में खुद भी दे दें कि इनिशियल डिपॉजिट 500 करोड़ है और एलआरआर 10% है या कुछ और आपको दे दें, तो ये कई बार दे भी देते हैं. लेकिन ज्यादातर बार पेपर में ऐसे ही आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय गिविंग ए सुटेबल एग्जांपल, ऐसे करके. तो उसमें तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अपनी से, लेकिन अगर क्वेश्चन देगा तो जो क्वेश्चन दे रहा है हमें उसी को कंसीडर करना है. देन इतना लिखने के बाद में आपको ये टेबल बनानी है, ये टेबल बनानी है. क्या उल्टा कर दिया, हाँ मतलब जो भी किया ठीक है. तो खैर उसके बाद में टेबल बनानी है, आओ टेबल बनाएं. आगे की एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ लिखने का तरीका सीखना है. जो टेबल में हम कर रहे थे अब से पहले वही चीजें हमें लिखनी है. जहां हमने देखा था कि शुरुआत में इनिशियल डिपॉजिट आए थे, देन उसका हमने 20% रिजर्व की फॉर्म में रखा और रिमेनिंग अमाउंट इज फ्री टू लैंड, दैट इज 800. तो सबसे पहले यही लिख देना है हमें. इनिशियल डिपॉजिट of 1000 crore received by bank, 20% of 1000 crore are to be kept in a form of reserve, और 20% कितना होगा, तो दैट जो कि हो जाएगा 200 करोड़. एंड रिमेनिंग अमाउंट इज फ्री टू लैंड. रिमेनिंग अमाउंट, और कितनी है रिमेनिंग अमाउंट, 800 करोड़ इज फ्री टू लैंड. तो सबसे पहले पहली लाइन देख ले, और बहुत ज्यादा आसान सी ही बात है. इनिशियल डिपॉजिट 1000 करोड़ के आए हैं तो 20% आर टू बी कैप्ट इन अ फॉर्म ऑफ अ रिजर्व ड्यू टू एलआरआर एंड रिमेनिंग अमाउंट 800 करोड़ इज फ्री टू लैंड. क्यों नहीं, नहीं. देन इसके बाद में राउंड फर्स्ट की हेडिंग डाल लें और लिखना शुरू करें. आफ्टर लैंडिंग ऑफ 800 करोड़ न्यू, 4 नहीं, हमने कितने बनाए थे, दो. दो यानी ये तो लिख ही दिया हमने, बस ये करना है. ठीक है जी. तो आफ्टर लैंडिंग ऑफ 800 करोड़ न्यू डिपॉजिट्स of 800 crore are created. As a result 20% ऑफ, ये जो 800 करोड़ के बने हैं तो 20% ऑफ 800 करोड़ आर टू बी kept in a form of reserve, that is, जहां 800 करोड़ का 20% 160 हमने कर दिया था, तो 160 करोड़
एंड रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, तो रिमेनिंग अमाउंट बनेगी कुछ 640 करोड़, इज फ्री टू लैंड। और जिस तरह से हमने राउंड फर्स्ट लिखा है उसी तरह से आपको राउंड सेकंड लिखना है, जो आप मेरे ख्याल से लिख भी सकते हैं। जहां राउंड सेकंड में राउंड सेकंड वाली बात करेंगे, जहां 640 से बात शुरू, 128 का रिजर्व और 512 इज फ्री टू लैंड। तो सेम टू सेम लैंग्वेज लिखनी है, बस थोड़े बहुत से बदलाव आएंगे। तो बेसिकली राउंड सेकंड के अंदर बस इतनी ही बातें बदलेंगी कि आफ्टर लैंडिंग ऑफ, अब तो कितनी लैंडिंग की थी हमने पिछले राउंड के अंदर, तो लैंडिंग की कर दी थी हमने 20% ऑफ ये 160 करोड़, और फिर उसके बाद में 640 करोड़ की। तो 640 करोड़ की लैंडिंग करने के बाद में न्यू डिपॉजिट्स क्रिएट हुए थे आपके कितने के, ऑब्वियसली 640 करोड़ के। एज ए रिजल्ट आपको 20% रख देना था 640 करोड़ का, जो कि हो जाना था कुछ कितना 128। तो 128 आर कैप्ट इन अ फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड रिमेनिंग अमाउंट इज फ्री टू लैंड, जो कि हो जानी थी कुछ 512 करोड़, 512 करोड़। तो इसके बाद में ऑब्वियसली आगे क्या लिखेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे कि हमारी टेबल के अंदर भी लिखा हुआ है कि डैश 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 हमने लगाया था इसके बाद में, जिस चीज को हम यही लिखेंगे कि दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, बताओ कब तक चलता रहेगा। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा until until जब तक क्या, तो जब तक हमने टेबल के अंदर क्या बोला था, हमने टेबल के अंदर बोला था कि जब तक ये जो शुरुआती इनिशियल डिपॉजिट है ये सारे के सारे ब्लॉक नहीं हो जाते इन अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि इनिशियल डिपॉजिट सारे के सारे ब्लॉक नहीं हो जाते इन अ फॉर्म ऑफ रिजर्व। तो वही बात लिखेंगे हम, until the entire deposits of 1000 crore are kept reserve, until then and till then total deposits गलत हो गया, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कितना 5000 करोड़ विल बी क्रिएटेड। क्या लिख रही है आप जाके तुम इस टेबल के सबसे आखिरी की लाइन, ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि एंटायर डिपॉजिट रिजर्व की फॉर्म में ब्लॉक नहीं हो जाते, और तब तक टोटल डिपॉजिट कितने बन चुके होंगे, तो तब तक टोटल डिपॉजिट 5000 करोड़ के बन चुके होंगे। ये 5000 करोड़ कहां से आया, तो यहाँ बगल में स्टार की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप लोग, कैसे कि आप मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे, मनी मल्टीप्लायर निकाल के दिखाएंगे कि मनी मल्टीप्लायर क्योंकि होता है वो होता है 1 अपॉन में LRR, और LRR लिया था आपने 20%, जिसके हिसाब से यहाँ पर 5 आएगा। तो जिसके मतलब ये है कि 1000 करोड़ का 5 गुना 5 टाइम्स जो टोटल डिपॉजिट होंगे वो 5000 करोड़ के, 5000 करोड़ से आया है। तो ये स्टार की डेफिनेशन, तो आपने अपनी एक्सप्लेनेशन में कुछ स्टार कोड कर दिया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि तब तक आपके टोटल डिपॉजिट कितने क्रिएट हो चुके होंगे 5000 करोड़ के। तो बगल में कहीं बॉक्स बॉक्स बना के दिखा देंगे एकदम, बस हो जाएगी बात खत्म। इसी के साथ में मनी मल्टीप्लायर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंगल इन्वेस्टमेंट डबल रिटर्न वाली बात है, ये आगे के चैप्टर जहां इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस पढ़ेंगे तो उससे भी रिलेवेंट बात है।